हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद रूसी साम्राज्य की राजधानी थी उस समय। ये बात हो रही है सन 1917 की। 1917 के फरवरी में, सन 1917 की फरवरी महीने में रूसी साम्राज्य की राजधानी पेट्रोग्राद में थी। रूस में शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन था और शीतकालीन राजधानी पेट्रोग्राद थी, यानी कि जाड़े की ऋतु के लिए, सर्दियों की ऋतु के लिए, विंटर सीजन के लिए रशियन एम्पायर का कैपिटल, रूसी साम्राज्य की राजधानी पेट्रोग्राद थी। तो जब हम बात कर रहे हैं सन 1917 के फरवरी महीने की, तो जाहिर सी बात है कि उस समय राजधानी पेट्रोग्राद में होगी। और उसी पेट्रोग्राद में सन 1917 के फरवरी में एक क्रांति हुई। क्या क्रांति और कैसे क्रांति हुई, इसी की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। आइए पहले हम पेट्रोग्राद के बारे में एक स्टडी करते हैं कि पेट्रोग्राद रूस की राजधानी थी, शीतकालीन राजधानी थी। उस पेट्रोग्राद में से होकर के बीच से एक नदी गुजरती है। पेट्रोग्राद शहर के बीच से होकर एक नदी गुजरती है और उस नदी का नाम है नेवा नदी। क्या नाम है? नेवा नदी। नेवा नदी पहले से लिखा हुआ है, फिर से रिपीट किया ताकि आप समझें। तो ये नेवा नदी है। ये नेवा नदी का बायां तट है और ये नीचे जो है ये नेवा नदी का दायां तट है। इधर ऊपर जो है मैंने बनाया ये बायां तट और नीचे दायां तट। नेवा नदी के बाएं तट पर ड्यूमा, जो कि संसद पार्लियामेंट एक तरीके से रूसी साम्राज्य के लिए थी, वो फैशनेबल इलाके थे। विंटर पैलेस था, यानी कि वो राजमहल जिसमें रूसी साम्राज्य का शासक, उसका राजा जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस सेकंड रहता था। वो विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी, ये सारी चीजें बसी थी नेवा नदी के बाएं तट पर। नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर थे, यानी कि जहां मजदूर बस्तियां थी, मजदूर रहते थे। और इसी तट पर सारे कारखाने भी थे, सारी की सारी फैक्ट्रियां भी दाएं तट पर ही थी। और चूंकि सारी फैक्ट्रियां नेवा नदी के दाएं तट पर थी, इसीलिए मजदूरों को काम भी इधर ही करना था, तो मजदूरों के क्वार्टर भी इधर ही बने थे, दाएं तट पर ही बने थे। ये तो हो गई उसकी बनावट और बाकी रचना पेट्रोग्राद शहर के। अब देखते हैं कि फरवरी महीने में हालात क्या थे। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद के क्या हालात थे। अगर हम लोग इस बाएं तट पर के हालात की बात करें, जहां ड्यूमा, फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी, उधर के हालात ये थे कि जार निकोलस द्वितीय, यानी कि रूसी साम्राज्य का शासक, ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा था। ये जो संसद थी, जिसके सदस्य जनता के द्वारा चुन करके आते थे,
उस ड्यूमा को वो भंग करने की कोशिश कर रहा था जार। जबकि ड्यूमा में जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि आए थे, यानी कि जो संसदीय प्रतिनिधि थे, वे जार के इस कोशिश का विरोध कर रहे थे। वो निर्वाचित जो सरकार थी, जनता के द्वारा जो चुनी गई एक सरकार थी, उसको बचाने के लिए, क्योंकि ड्यूमा को भंग करते ही जनता द्वारा जो निर्वाचित सरकार थी वो गिर जाती, वो भी भंग हो जाती। इसलिए इस निर्वाचित सरकार में जो भी शामिल लोग थे, यानी कि ड्यूमा के वो प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुनकर के आए थे, यानी कि जो संसदीय प्रतिनिधि थे, वो अपनी इस निर्वाचित सरकार को बचाने के लिए जार के इस कोशिश का विरोध कर रहे थे कि वो ड्यूमा को भंग ना करे। जबकि जार ड्यूमा को भंग करना चाहता था, निर्वाचित सरकार को भंग करना चाहता था। तो ये तनाव जो था, फरवरी 1917 में ये तनाव चल रहा था नेवा नदी के बाएं तट पर, जहां ड्यूमा, फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें, ये सारी चीजें थी। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जिधर से गवर्नमेंट चलाई जाती थी, सरकार चलाई जाती थी, वो उस इलाके में ये नौटंकी चल रही थी, ये तनाव था। अब बात करते हैं कि नेवा नदी के दाएं तट पर कैसा माहौल था। नेवा नदी के दाएं तट पर जो माहौल था वो ये था कि खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी, लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको एक वक्त का भी भोजन नसीब नहीं हो रहा था। खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। उसके साथ साथ मौसम की भी मार थी कि ठंड बहुत अत्यधिक थी, एक्सेस ठंड पड़ रही थी, अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, और भीषण कोहरा था, कुहासा छाया था, और बर्फबारी भी जबरदस्त हो रही थी। कितनी सारी समस्याएं एक साथ, मौसम की मार की वजह से ठंड जबरदस्त, बहुत भारी ठंड, बहुत अधिक ठंड, कोहरा से पास की चीज पास में ही नहीं दिखती थी, कोहरा घना छाया रहता था, बर्फबारी जारी थी, परंतु लोगों के घर में खाने के लिए भोजन नहीं था, खाद्य पदार्थों की कमी थी। या तो भोजन मिलता था तो भरपेट नहीं मिलता था, भरपेट मिलता था तो 2 वक्त नहीं मिलता था, 1 वक्त ही मिल पाता था, या तो फिर बिल्कुल भी भोजन नसीब नहीं होता था। ऐसे हालात थे इस नेवा नदी के दाएं तट पर। इतने सारी समस्याओं के बावजूद भी लोग जब भूखमरी और ठंड दोनों को झेल रहे थे, और भूखमरी और ठंड की वजह से वहां पर लोग मर रहे थे या मरने के कगार पर खड़े थे, उसी वक्त, ऐन वक्त पर, इस बड़ी मुसीबत के दौरान जार ने क्या किया? 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी। 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी जार ने। अब इस फैक्ट्री में काम करने वाले सारे के सारे मजदूर बेरोजगार, यहां तो वैसे ही ठंड और भूख से मर रहे थे, ये और भूखमरी आ गई, रोजी रोटी छीन ली गई, फैक्ट्री बंद, काम नहीं, मजदूरी नहीं, मजदूरी नहीं तो घर में भोजन नहीं। अब इन मजदूरों के समर्थन में, इनका सपोर्ट करने के लिए यहां पर जो 50 और फैक्ट्रियां थी और कारखाने थे, उनके मजदूरों ने खुद ही हड़ताल कर दी। उस एक फैक्ट्री में तालाबंदी की जार ने, तो बाकी 50 कंपनियों के मजदूरों ने खुद ही इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में
खुद ही हड़ताल कर दिया, यानी कि उन 50 फैक्ट्रियों में भी काम बंद। कुल मिला करके इस तट पर जितने भी कारखाने थे, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, सभी में काम बंद, सभी में उत्पादन बंद। अब इसकी वजह से उस ठंड में, उस बर्फबारी में, उस कुहासे में जो भी एक वक्त या थोड़ा सा भोजन मिलने की कुछ उम्मीद थी, वो उम्मीद भी सभी मजदूरों के लिए और सभी परिवारों के लिए खत्म हो गई। जाहिर सी बात है, लोगों में गुस्सा तो आएगा, जार के खिलाफ उनके दिल और दिमाग में उल्टी सीधी बातें तो आएंगी, विद्रोह की भावना तो आएगी, बदले की भावना तो आएगी, एक आंदोलन का जन्म तो होगा, एक क्रांति का जन्म तो होगा। और वही हुआ कि 23 फरवरी 1917 को, 22 फरवरी को उन्होंने तालाबंदी की, 23 फरवरी 1917 को 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। और जब उन्होंने हड़ताल किया तो उसमें से बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जिनके हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जिनका हड़तालों का नेतृत्व, लीडरशिप कौन कर रही थी? महिलाएं कर रही थी। इसीलिए बाद में चल करके उस 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। अब हम हर साल 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोग एवरी 23 फरवरी को मनाते हैं। इसका संबंध उसी घटना से है कि 23 फरवरी 1917 को 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने 22 फरवरी 1917 को जार ने जिस फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा की थी, उस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में हड़ताल की थी, जिनमें से अधिकांश फैक्ट्रियों के हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। उसी की याद में, उसी घटना के संबंध को लेकर के बाद में चलकर 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। और अब हम लोग हर साल 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आंदोलनकारी राजधानी के बीचों बीच पहुंच गए। कहां पहुंच गए आंदोलनकारी? राजधानी के बीचों बीच। यही थी ना राजधानी का जो असली केंद्र था, यही इलाका था ना जहां ड्यूमा, फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें वगैरह थी। बीचों बीच पहुंच गए, यानी कि विंटर पैलेस के नजदीक पहुंच गए आंदोलनकारी, इस जगह पर पहुंच गए। उसी 23 फरवरी को, सारी घटना 23 फरवरी 1917 को हो रही है। आंदोलनकारी राजधानी के बीचों बीच पहुंचे और बीचों बीच पहुंच कर उन्होंने क्या किया? फैशनेबल इलाके और सरकारी इमारतों को घेर लिया। क्या किया? इस फैशनेबल इलाके को चारों तरफ से घेर लिया, सरकारी इमारतों को भी चारों तरफ से घेर लिया आंदोलनकारियों ने, उसी 23 फरवरी 1917 को। फिर क्या हुआ? विंटर पैलेस से क्या आदेश आ गया? यानी कि सरकार ने क्या फैसला ले लिया? जार निकोलस द्वितीय ने क्या फैसला ले लिया? उसने कर्फ्यू लगा दिया। पूरे शहर में क्या लगा दिया? कर्फ्यू। खासकर उस कर्फ्यू का बड़ा प्रभाव इसी नेवा नदी के बाएं तट पर दिखा। हालांकि उसका असर दाएं तट पर भी था, लेकिन सबसे बड़ा असर बाएं तट पर दिखा, जिधर ड्यूमा, फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस सरकारी इमारतें थी। उस कर्फ्यू के कारण शाम होते होते आंदोलनकारियों की जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई। यानी कि 23 फरवरी तो गई। सबने रात अपने अपने घर में जैसे तैसे बिताए। जैसे 24 फरवरी को सवेरा हुआ, अब धीरे धीरे फिर से आंदोलनकारी वहीं इकट्ठा होने लगे, इसी राजधानी में इकट्ठा होने लगे। दिन भर इकट्ठा रहे, फिर शाम को भीड़ तितर बितर हुई।
तितर बितर होकर के भीड़ अपने अपने घर गई, किसी तरह रात बिताए। फिर 25 फरवरी आया। 25 फरवरी को फिर से वे लोग इकट्ठा हुए इस इलाके में, और जब भी ये इकट्ठा होते थे आंदोलनकारी सरकार से मांग करते थे हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए और हमको मजदूरी समय पर दी जाए, हमको मजदूरी पूरी दी जाए, हमारे काम के घंटों को घटाया जाए, हमको राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया जाए। यानी कि एक तय उम्र जिन जिन लोगों ने पूरा कर लिया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाए और सबके वोटों का वैल्यू एक बराबर किया जाए। राजनीतिक दल बनाने की छूट दी जाए, चुनाव लड़ने की छूट दी जाए, चुनाव जीत करके सरकार बनाने की छूट दी जाए। और सबसे बड़ी जो लोगों की मांग थी, तत्काल रोटी की मांग थी, क्योंकि खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। इसलिए तत्काल सरकार कहीं ना कहीं से सबके लिए रोटी का बंदोबस्त करे, सबको भोजन दे, सबका पेट सरकार पाले, ताकि लोग भूखे ना मरे, भूखमरी को मिटाए। हर बार यही हुआ। 23 फरवरी को भी यही सारी मांगे हड़तालों में रखी गई, 24 फरवरी को भी, 25 फरवरी को भी की गई। लेकिन अब 25 फरवरी को सरकार ने क्या किया कि उन सभी पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया। यानी कि आंदोलनकारियों पर नजर रखने के लिए कि आंदोलनकारी कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, तोड़ फोड़ ना मचा दें, कुछ और गड़बड़ ना कर दें, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए सरकार ने यानी कि जार ने क्या किया, घुड़सवार सैनिकों को और पुलिस को तैनात कर दिया। इतना ही नहीं किया, जार ने जब घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके, आंदोलनकारियों पर नजर रखी जा सके, और उसके तुरंत बाद 25 फरवरी को ही उसने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, भंग कर दिया इस ड्यूमा को, जिसको भंग करने की वो कोशिश काफी लंबे समय से कर रहा था। और उसके इस भंग करने का विरोध ही संसदीय प्रतिनिधि यानी कि निर्वाचित सदस्य कर रहे थे। ड्यूमा के निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा चुन करके आए थे, वो उसका विरोध कर रहे थे। अब उनके विरोध करने के बावजूद भी और इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी आंदोलनकारियों पर और सब पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिसों को तैनात करके उसने ड्यूमा को बर्खास्त कर ही दिया। जैसे उसने ड्यूमा को बर्खास्त किया तो जाहिर सी बात है कि जो संसदीय प्रतिनिधि थे यानी कि ड्यूमा के वो सदस्य जो जनता के द्वारा चुनकर आए हुए थे, वो भी सरकार के खिलाफ हो गए, वो भी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार हो गए, वो भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इन आंदोलनकारियों के साथ आकर के वो भी मिल गए। यानी कि अब आंदोलनकारी सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग ही नहीं थे, बल्कि आंदोलनकारियों में उनके जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, जिनको उन्होंने ही वोट देकर जिताया था और ड्यूमा का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। वे प्रतिनिधि भी अब इन मजदूरों के साथ इस हड़ताल में हो लिया। अब आंदोलनकारियों की ताकत बढ़ गई। 26 फरवरी को यह घटना हो गई, 26 फरवरी को आकर के इनसे मिल गए। फिर ताकत बढ़ने के बाद अगले दिन 27 फरवरी को आंदोलनकारियों ने क्या किया, पुलिस मुख्यालयों पर हमला बोल दिया। जितने पुलिस मुख्यालय थे सभी पुलिस मुख्यालयों पर आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। इस बार आंदोलनकारियों की ध्यान रखिएगा ताकत बढ़ी हुई थी, क्योंकि इस बार मजदूरों के साथ साथ उनके जनप्रतिनिधि, संसदीय प्रतिनिधि भी, राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ लोग भी शामिल हो गए थे। उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया।
उसके बाद सरकार ने आदेश दिया इन घुड़सवार सैनिकों को, आंदोलनकारियों को कंट्रोल करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए। लेकिन इन घुड़सवार सैनिकों ने हड़तालियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया। हम गोली आंदोलनकारियों पर नहीं चलाएंगे। हमने कहा था ना, आपको याद है, यहां पर कर्फ्यू लगाया गया, घुड़सवार सैनिक और पुलिसों को वहां पर भेज दिया गया नजर रखने के लिए। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये नौटंकी हो गई, तो जाहिर सी बात, जार तो आदेश देगा आंदोलनकारियों पर हमला बोलने के लिए। लेकिन सैनिकों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से बिल्कुल मना कर दिया, दो टुक मना कर दिया। ऐसा भी हुआ कि एक बैरक के अंदर गुस्साए हुए सिपाहियों ने अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी, अपने ऑफिसर को गोली मार दी। 3 और रेजिमेंट ने सरकार के खिलाफ ही हमला बोल दिया और सरकार के खिलाफ होकर के वो भी आग करके इन आंदोलनकारियों के साथ मिल गए। यानी कि अब इन आंदोलनकारियों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आंदोलनकारियों में अब मजदूर के साथ साथ संसदीय प्रतिनिधि भी थे जिनको बर्खास्त किया गया था, और अब तो पुलिस और सैनिक भी उनके साथ मिल गए। इसलिए उनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई। और फिर अब ये आंदोलनकारी, जिसका लीडरशिप आप सैनिक ऑफिसर कर रहे थे, मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे थे, वे लोग उसी ड्यूमा में इकट्ठे हुए, उसी बिल्डिंग में जिसमें ड्यूमा की बैठक होती थी उसमें इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब रूसी साम्राज्य के लिए एक मजबूत संविधान बनाने की जरूरत है। एक संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा संविधान बनाए और संविधान के कानूनों के अनुसार ही जनता के द्वारा चुनी गई सरकार रूसी साम्राज्य पर शासन करे और राजतंत्र का यहां से अंत हो, मोनार्की यहां से खत्म हो, ऐसा उन्होंने तय किया। और फिर 2 मार्च को उनका एक प्रतिनिधि मंडल जाकर जार से मिला, जार निकोलस द्वितीय से, और सैनिक ऑफिसर्स ने कहा कि आप अपनी गद्दी छोड़िए। उस वक्त जार निकोलस द्वितीय मजबूर था, सभी तरफ से घिर चुका था। आंदोलन पूरी राजधानी आंदोलनकारियों से घिरी हुई, और जनप्रतिनिधि भी मजदूरों के साथ, पुलिस भी मजदूरों के साथ, सेना भी मजदूरों के साथ, यानी कि अब रूसी साम्राज्य का हर एक तबका आंदोलनकारी बन चुका था। राजा यानी कि जार अकेला पड़ गया था। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है उसको हार माननी पड़ेगी, और 2 मार्च 1917 को जार ने हार मानी और उसने गद्दी को छोड़ दिया, राजगद्दी उसने छोड़ दी। और वहीं पर उन्होंने एक सोवियत का गठन किया और फिर पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। उसके अगले दिन से अब यहां पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, जिस इंटरिम गवर्नमेंट में मजदूर वर्ग के लोग, राजनीतिज्ञ और पुलिस और सेना के लीडर्स जो थे वो शामिल हुए और उनकी सरकार बनी अंतरिम सरकार। और वो अंतरिम सरकार अब शासन करने लगी रूसी साम्राज्य पर। इसी क्रांति को हम लोग
यहाँ तक की जो क्रांति हुई, यानी कि राजशाही का जो अब यहाँ पर अंत हुआ, जारशाही का जो अंत हुआ है ना, फरवरी 1917 में रूस के अंदर, इसी को हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर विचार हम लोग अगली क्लास में करेंगे।